हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड और एएफओ साथ में कैसे प्रिपेयर करें। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी नाबार्ड वर्सेस एएफओ और दोनों को कंपेयर किया था काफ़ी कि दोनों में क्या जॉब प्रोफाइल होता है, क्या काम होता है, कितनी सैलरी मिलती है, कितनी मौज होती है दोनों ही जॉब में। ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसके साथ साथ काफ़ी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था कि सर दोनों एग्जामिनेशन को कैसे प्रिपेयर करें, और कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये भी था कि सर क्या एएफओ के साथ साथ नाबार्ड की प्रिपरेशन हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद से सबसे पहले ये पूछिए, या हर स्टूडेंट को ये समझना बहुत जरूरी है कि आप एक टाइम पे कितने एग्जामिनेशन या किस किस टाइप के एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लैरिटी आपके माइंड में जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी वीडियोज आती रही और सारी तरफ आपका मन भटकता गया, क्योंकि आपको पता है या तो आप एएफओ की प्रिपरेशन ही कर सकते हैं या फिर आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस टाइप के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोनों में काफी चीजें क्लियर है। या दोनों भी करने तो पहले एएफओ करेंगे फिर ये वाले एग्जामिनेशन को टारगेट करेंगे, या कुछ भी आपका वाइस वर्सा हो सकता है, बट दोनों साथ में होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सिमिलरली ये आपको अपने आप को पहले बहुत क्लियर करना है, और वो क्लियर कैसे होगा आज हम ये डिस्कस करते हैं कि नाबार्ड की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखने हैं। और ये सारी बातें हम तब कर रहे हैं कि एएफओ तो करना ही करना है, ओके, क्योंकि एएफओ को हम फिर भी सेफ, और क्योंकि रेगुलर पोस्ट है तो हम मानते हैं। नाबार्ड की भी रेगुलर पोस्ट है। सबसे पहले कंपैरिजन देख लेते हैं, नाबार्ड में ज्यादा मौज होती है। कैसे ज्यादा मौज होती है? क्योंकि जो ग्रॉस सैलरी है वो 98,000 प्लस है, 1 लाख सैलरी ज्वाइनिंग के जस्ट बाद। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसमें भी काफी अच्छा है, बहुत जल्दी होता है, टाइम नहीं लगता है। नेट सैलरी 80,000 प्लस है। ओवरऑल सीटीसी आप देखेंगे तो ये 15 to 16 लाख पर एनम होता है। यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी मिलते हैं, 2 BHK हाउस मिलता है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में आप देखेंगे जो एक ग्रॉस सैलरी है वो 57 से 60,000 के बीच में होती है। नेट सैलरी 52,500 से 55,000 के बीच में। अलाउंसेस 16 से 18,000, और जो सीटीसी रहेगा वो 9 to 10 लाख। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही ग्रेजुएशन के बाद है और दोनों में ही कितना डिफरेंस है, और वर्क में भी डिफरेंस है। वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। दोनों के काम में बहुत सारा डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपको प्लानिंग करनी है, यहाँ पे आपको उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है। कहने का मतलब है कि डेयरी लोन की जो स्कीम है वो नाबार्ड बनाएगा, डेयरी स्कीम की जो जो लोन है उसको जो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो एएफओ करेगा। तो ये दोनों डिफरेंस है। अब आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है। अब हम आते हैं वास्तविकता में कि एग्जाम क्या है और कैसे प्रिपरेशन होगी, और क्या कह सकते हैं कि परसेंटेज रहता है हर साल स्टूडेंट्स के क्लियर करने का। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि नाबार्ड की वैकेंसी भी हर साल आती है, एएफओ भी हर साल आती है, तो मतलब दोनों एग्जामिनेशन को टारगेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस साल आया, अब कब आएगा ये पता नहीं। एफसीआई की तरह नहीं है, यहाँ पे हर साल ये पोस्टिंग ये वैकेंसीज आती है। एएफओ की वैकेंसी भी हर साल आती है। इसमें जर्नलिस्ट भी आती है जिसमें सारे ही स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। स्पेशलिस्ट भी आती हैं जिसमें केवल एग्री स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं। हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स के लिए अलग वैकेंसीज आती हैं, फॉरेस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए अलग आती है, फिशरीज के लिए अलग आती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहती है। ओवरऑल 160 वैकेंसीज। एएफओ की हर साल वैकेंसी आती है। आपने देखा 2023 में 906 वैकेंसीज थी, उससे पहले 1200 वैकेंसीज थी, ओके। तो ये दोनों में डिफरेंस है। डेफिनेटली जहां जितनी ज्यादा क्लास ऊपर बढ़ती जाएगी तो वहां पे वैकेंसीज कम होती ही जाती है। इंपॉर्टेंट आपके लिए वैकेंसी से ज्यादा ये है कि हर साल आता ही है, क्योंकि कंपटीशन के लिए तो तैयार रहना ही है। कंपटीशन तो करना ही है ना, अब चाहे वो कम वैकेंसीज के लिए, ज्यादा वैकेंसीज के लिए, कंपटीशन तो कंपटीशन है ना। ज्यादा कम में उसको नहीं देख सकते, हर साल वैकेंसीज आती है, ये आपको देखना है। अब प्रीलिम्स के कितने सब्जेक्ट हैं ये देखिए। सबसे पहले नाबार्ड में क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश। उसके अलावा जो डिफरेंट है वो है डिसीजन मेकिंग, देन कंप्यूटर अवेयरनेस, देन जर्नल अवेयरनेस, देन एग्रीकल्चर तो आप एएफओ में ही पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके लिए डिफरेंट है। यहाँ पे ये पूरा 200 मार्क्स का होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको पता है कि ये 125 मार्क्स का होता है। इसमें क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश है, तो मतलब क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश यहाँ भी है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश यहाँ भी है। दोनों जगह दोनों चीजें कॉमन है, दोनों को आप साथ में टारगेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा आपको डिसीजन मेकिंग पढ़ना है, जो कि बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। आप इसके 6-7 टॉपिक्स अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। कंप्यूटर अवेयरनेस भी, क्योंकि आज के टाइम पे कंप्यूटर ग्रेजुएशन में भी हमारा सब्जेक्ट रहता है, और इतना डिफिकल्ट नहीं है कि कोई नई चीज तो नहीं पढ़नी है ना। आईटी प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। जनरल अवेयरनेस है, इस यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। यही क्वेश्चन आपके लिए होगा कि आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं जनरल अवेयरनेस पढ़ने में इंटरेस्टेड हूं, और क्या मैं इसको एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आप कर पाएंगे तो ईएसआई और जनरल अवेयरनेस भी आपके लिए फिर बहुत अच्छा हो जाएगा।
और डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। सेकेंड चीज है मेंस का देखेंगे तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आता है 100 मार्क्स का पेपर 1, और एक पेपर ये होगा, और दूसरा पेपर अगर आप जर्नलिस्ट पोस्ट से अप्लाई करते हैं तो ARD प्लस ESI 100 मार्क्स का, या फिर अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से या फिर लैंड डेवलपमेंट से करते हैं तो सिर्फ एग्रीकल्चर 100 मार्क्स का, लैंड डेवलपमेंट 100 मार्क्स का, या फिर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री फिशरीज जिससे भी आपने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। अब आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के पर्पज से तो अच्छी होनी चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स मिनिमम होने चाहिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। देन जो सेकंड पेपर है, चाहे आप एग्रीकल्चर से ही फिल करेंगे या लैंड डेवलपमेंट से ही फिल करेंगे, तो भी आपकी जो एग्रीकल्चर अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उसको कंसेप्चुअलाइज कर सके। 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 600 मार्क्स में आप उसको आंसर लिख सके। ये आपको डिसाइड करना है यहाँ पे कि आपको दोनों की प्रिपरेशन साथ में करनी है कि नहीं करनी है। लास्ट ईयर कई सारी वीडियोज या कई सारे स्टूडेंट से डिस्कशन हुआ, कई सारे स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स क्लियर हुआ। आप सक्सेस स्टोरीज भी देखते होंगे जिसमें स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर लास्ट टाइम हमने दिया, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, बट मेंस में यहाँ पे हम रह गए। तो कहाँ पे रह जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश या फिर जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। तो वो कैसे अच्छा होगा, जब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहेगी। तो देखिए AFO के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं जनरल अवेयरनेस को मैनेज कर लूंगा, तो उसके साथ साथ फिर आपका जो पढ़ने का तरीका उसमें थोड़ा सा बदलाव लाइए। बदलाव क्या लेकर आना है, देखो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एग्रीकल्चर तो पढ़ना ही, तो आप पढ़ ही रहे, उसके अलावा जो 4 सब्जेक्ट है वो भी आप पढ़ रहे हैं, बट जो भी चीजें आप पढ़ेंगे आप लिखना ज्यादा करेंगे रादर देन की पढ़ना। आज के टाइम पे आपने देखा है कि जो शॉर्ट्स या फिर रील्स के जमाने में हमारी हैबिट थोड़ा सा ऐसी हो गई ना कि क्विक पढ़ना है, वन लाइनर पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन कैसे होता है कि वन लाइनर से नाबार्ड का एग्जामिनेशन नहीं निकल सकता, AFO का फिर भी निकल सकता है, बट आपने लास्ट ईयर का अगर पेपर देखा होगा तो वहां पे भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जो भी चीज पढ़िए उसके बाद बुक्स बंद करिए, वीडियोस बंद करिए और फिर लिखना शुरू कीजिए। तो ऐसे अगर आप प्रिपेयर करेंगे नाबार्ड के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो ये चीजें हैं। AFO में तो एग्रीकल्चर ही आता है, 100 मार्क्स, सॉरी 60 मार्क्स का यहाँ पे AFO में एग्रीकल्चर आता है, फिर आउट ऑफ 80% उसको दिया जाता है, और उसके बाद इंटरव्यू दोनों में ही होता है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आपको देखनी है, नाबार्ड और AFO में बहुत सारी चीजें सिमिलर है। नाबार्ड आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, आपको ये देखना है कि GA ESI आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और दूसरा डिस्क्रिप्टिव आप कितने अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज मैं और भी बोलूंगा, बहुत इजीली ऐसे मत सोचेगा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा, बिना कोशिश किए तो बिल्कुल मत सोचेगा, क्योंकि अगर आप बिना कोशिश किए ये मान ले रहे हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर तो वो हो गया ना कि हम युद्ध के क्षेत्र को छोड़ के ही भाग गए। तो युद्ध तो करना ही है, कंपटीशन में है तो युद्ध करना है। ओके, ये चीज आप खुद पहले डिसाइड करनी है कि युद्ध करना है कि नहीं करना है। फिर जब मैदान में आ गए तो फिर नहीं सोचना है कि अब लड़े कि नहीं लड़े, है ना। तो फिर वो तो सामने से कैसे भी आपके साथ, कैसे भी आपके पास आक्रमण हो सकता है, उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप नाबार्ड को प्रिपेयर कर लेते हैं, नाबार्ड की प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, तो आपके बाकी एग्जामिनेशन नो डाउट बहुत अच्छे से निकलेंगे, क्योंकि नाबार्ड एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिससे बहुत सारे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन हो जाती है। सो स्टूडेंट्स प्रिपेयर, अब यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या डिफरेंट था मैंने आपको बता दिया है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है ये भी मैंने बता दिया है। स्टडी प्लान तो हमने पहले भी दिया हुआ है, स्टडी प्लान आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ही पता है, हमें भी पता है, स्टडी प्लान हम भी बनाते हैं, आप भी बनाते हैं, वो कितने दिन चलता है। बट जैसे कहते हैं ना, गौतम बुद्ध ने कहा है, आप देखते भी बुक्स में लिखा रहता है स्टार्टिंग में, अप्पो दीपो भव, इनर मोटिवेशन इज परमानेंट, आउटसाइड मोटिवेशन इज ऑलवेज टेम्पररी। तो इनर मोटिवेशन पे काम कीजिए, समझिए कि आपकी क्या जरूरत है और क्या आपको करना है, यही सोचिए हमेशा। नाबार्ड या फिर AFO, तो मतलब आपको स्कीम बनानी है कि स्कीम को अप्लाई करवाना है ना, कहाँ पे आपको होना चाहिए। ये दोनों चीजें अगर आप क्लियर कर रखेंगे, नो डाउट दोनों ही जॉब अच्छी है, और ये आप फिर क्लैरिटी से प्रिपेयर भी कर पाएंगे। कैसे प्रिपेयर करना है, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, PDF डाउनलोड कर लीजिए आप। अगर PDF फॉर्मेट में देना है, क्वेश्चन फॉर्मेट में देना है, क्वेश्चन में दे सकते हैं। ये हमने कंपाइलेशन बनाया था ESI, ARD एंड GA का, तो ये बहुत अच्छा है आपका डिसीजन मेकिंग के लिए कि नाबार्ड के लिए प्रिपेयर करना है कि नहीं करना है, एक बार ये देख सकते हैं। सोर्सेज क्या है ये हमने पहले भी डिस्कस किए, फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये भी बताइएगा कि आपका डिसीजन क्या रहा, क्या आपको दोनों साथ में प्रिपेयर करने हैं या फिर नहीं करने हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।